नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टुडे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देश दुनिया में एक तरफ कोरोना चल रहा है तो दूसरी तरफ तीसरी लहर भी आने को है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करवाती हूं। हमारे साथ मौजूद है दीपक भाटी चोटीवाला जी, जो कि है नेशनल सेक्रेटरी इंडियन यूथ कांग्रेस में, एंड साथ ही साथ आप है मेंबर AICC के। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, पहला और सीधा सवाल कि देश में कोरोना बेकाबू हो रहा है और अब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर किसी भी वक्त हमला कर सकती है, कर चुकी है। केंद्र सरकार बिल्कुल भी इस बात को लेकर सक्रिय नहीं है। क्या लगता है कि वो ध्यान नहीं दे पा रही, इसीलिए कोरोना बढ़ रहा है? देखिए, भारत सरकार के निकम्मेपन की हद है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना की शुरुआत हुई थी तो हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं था। हमारे यहाँ इसका असर उस समय कम था। उस समय दुनिया के दूसरे जो देश हैं, इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है, वहां ज्यादा तबाही मचाई थी कोरोना ने, वहां ज्यादा तगड़ी इसकी लहर आई थी। लेकिन उससे सीख करके भारत सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, जबकि ये चेतावनी थी वैश्विक स्तर पर कि इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी लहर दूसरे देशों में आ रही है, हमारे यहाँ भी आ सकती है, तो वो कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से देश की आम जनता को, गरीब जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और ऑक्सीजन जैसी एक बुनियादी चीज जो एक अस्पताल में होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार की नाकामी है, जिस वजह से इतनी भयावह स्थिति हमारे देश के अंदर है कोरोना की। सर, आज देश इस कगार पे है कि उससे निपटना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। वही सर, अब जाकर देश में लॉकडाउन लगाना, क्या ये सही है कि जब स्थिति बेकाबू हो चुके उस समय आप लॉकडाउन लगा रहे हो? लॉकडाउन की प्रकृति किस तरह की होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को देश के विपक्षी दलों के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनके साथ इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, ना कि हठधर्मिता प्रधानमंत्री जी को अपनानी चाहिए। लॉकडाउन के हम लोग खिलाफ हैं। राहुल गांधी जी ने भी कल कहा कि हम लोग लॉकडाउन के खिलाफ हैं। लॉकडाउन की प्रकृति उस तरीके की होनी चाहिए जिससे जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि पिछला जो 2020 का साल था, मार्च से लेकर के और जुलाई तक जिस तरीके से लोगों ने पलायन किया बड़े शहरों से अपने गांवों की तरफ, और जो हालात हम लोगों को सड़कों पर देखने पड़े अनियोजित लॉकडाउन की वजह से, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं देश की आम और गरीब जनता ने भुगता। तो उस तरीके का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, देश के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ चर्चा करके, और एक व्यवस्थित लॉकडाउन हम लोग करें जिससे इसकी चेन टूटे। और सरकार का जो निकम्मापन है, जो इन लोगों ने अभी तक व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं की हैं, तो इनको थोड़ा समय मिले और ये भी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सकें। तो लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन उसकी वो एक व्यवस्थित लॉकडाउन हो, सभी दलों से चर्चा हो, और जिसका जो असर है आम लोगों पर कम से कम पड़े, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, सही बात कही आपने कि आम लोगों पर इसका नुकसान नहीं पड़े। लेकिन सर, थोड़ी देर पहले आपने सिलेंडर की बात की थी कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। वहीं सर, एक सवाल ये भी जहन में उठता है कि ब्रिटेन से मदद आ रही है, अमेरिका से मदद आ रही है, पूरी दुनिया मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन बावजूद जब यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई होने के वो जा कहाँ रहा है? मदद मिल किसको रही है? वो कि ऑक्सीजन भी आ चुकी है, दवाइयां भी आ चुकी है, लेकिन फिर वो कहाँ लुप्त हो गई है? देखिए, जो भी मदद विदेशों से आ रही है, वो सारी मदद तमाम जगह एयरपोर्ट्स पर पड़ी हुई है। उसका प्रॉपर तरीके से उसका जो वितरण होना चाहिए राज्यवार, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये सवाल पूछा गया है कल भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कि भारत सरकार इस बात का जवाब दे
कि जो विदेशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहे हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं, रेमडेसिविर आ रही है, तो वो कहाँ है? अगर आप उसका वितरण कर रहे हैं तो वो वितरण किस तरीके से कर रहे हैं, किस राज्य को कितना आप दे रहे हैं, इसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी सामग्री ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर ही पड़ी है, उसका वितरण की कोई व्यवस्था भारत सरकार ने अभी बनाई नहीं है। और यदि नहीं बनाई है ऐसी कोई व्यवस्था, तो सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे वो जो सामग्री है जिसकी आवश्यकता हमारे देश के लोगों को फिलहाल बहुत ज्यादा है, तो लोगों तक पहुंचे, अस्पतालों तक पहुंचे, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। सर, इसी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है केंद्र से कि कहाँ जा रही है सप्लाई, कहाँ हो रही है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या लगता है कि केंद्र सरकार कब तक जवाब देगी? क्योंकि तीसरी लहर तो आ चुकी है, तो अब किसका इंतजार कर रही है केंद्र सरकार? देखिए, चारों तरफ कोरोना की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है और भारत सरकार दूसरे राज्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है ऑक्सीजन को लेकर के। कई बार केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और तमाम हाई कोर्ट्स की तरफ से भी फटकार लगाई गई है कि बल्कि एक टिप्पणी भी की गई है कि आप शतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन डाल करके आप नहीं बैठ सकते। तो ये पर्याप्त टिप्पणी है, कठोर टिप्पणी है केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन केंद्र सरकार की जो गर्दन है, इनके जो कर्ता धर्ता हैं, उनके अंदर की नैतिकता समाप्त हो चुकी है। हम तो ये मांग करते हैं कि भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को इस सारी व्यवस्था को संभालने देना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार और भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से, नैतिक तरीके से, भावपूर्ण तरीके से कुछ व्यवस्थाएं यहाँ के लोगों के लिए की हैं। अगर की होती तो इतनी बुरे हालात हिंदुस्तान के नहीं होते। ऑक्सीजन के लिए लोग फुटपाथ के ऊपर, पार्कों में, अस्पतालों के दरवाजों पर तड़प करके मर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो इनको ये सोचना चाहिए और ये समय नैतिक आचरण करने का है, ये समय जवाबदेही का है और जवाबदेही भारत सरकार की ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तय की है। तो उसके हिसाब से इनको आचरण करना चाहिए, जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, अभी भी समय बीता जा रहा है, अब आचरण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? केंद्र सरकार को अब तो शायद सुधरना चाहिए या सुननी चाहिए लोगों की। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि जो विपक्षी दल हैं वो सत्ताधारी दल को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, एक तरह से टॉर्च बेयरर्स होते हैं और समय समय पर सरकार की आलोचना करके सरकार को सही रास्ता, सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। लेकिन भारत सरकार इतनी एरोगेंस है, इतना इन लोगों के भीतर इतना अपने अंदर ही इन लोगों ने तनाव भरा हुआ है, तो इन लोगों को विपक्षी दल जो सही सलाह देते हैं, सही दिशा दिखाने का काम करते हैं और राहुल गांधी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। पिछले साल फरवरी में उनका पहला ट्वीट आया, उसके बाद उनका मीडिया को उन्होंने बाइट दिया कि कोरोना की सुनामी आने वाली है, भारत सरकार को देश की आर्थिक ढांचा है उसको सुदृढ़ करना चाहिए और आम लोगों की जान की हिफाजत के लिए जो उचित कदम है उनको उठाना चाहिए और दुनिया से सबक लेना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि भारत सरकार के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक मीडिया हाउसेज हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा हल्का हुआ था दीपावली के आसपास पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में जी, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सारी दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीट रहे थे कि भारत ने कोरोना के साथ बेहतर लड़ाई लड़ी और हम विश्व गुरु हो गए हैं, कोरोना से हम लोगों को कम से कम जनहानि हुई है। और कुछ मीडिया हाउसेस भी उनकी इस बात को लेकर के ताल में ताल मिला रहे थे, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे थे। और देश की जनता मीडिया के ऊपर भी भरोसा करती है और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी भरोसा करती थी, लेकिन उस भरोसे को तोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। जब मौका था हम लोगों को अपनी तैयारियों को मजबूत करने का और ये देखने का कि दूसरी लहर यदि आएगी तो उसका सामना हम किस तरीके से करेंगे, तो हम देख ही रहे हैं। मैं निजी तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 50 ऐसे मेरे साथी जो बहुत कर्मठता के साथ
संघर्ष करने के लिए जाने जाते थे, बहुत अच्छा वो काम करते थे सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, उस दुनिया में नहीं है। अभी राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के हमारे वाइस प्रेसिडेंट गौरव शिरमाली जी, कल उनकी डेथ हो गई है। हमारे बहुत कर्मठ साथी मध्य प्रदेश के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी कामरान कुरैशी जी, उनकी 4 दिन पहले डेथ हो गई, और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो इस दुख को हम लोग कैसे भुलाएं, जबकि ये सरकार की नाकामी का एक ज्वलंत उदाहरण है। सरकार की वजह से सिर्फ ऑक्सीजन उनको नहीं मिली, सिर्फ उनको अस्पताल में बेड नहीं मिला और अच्छा इलाज नहीं मिला, और ये तो एक वानगी भर है। मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे गांव में पिछले 6 दिन के अंदर अंदर 20 लोगों की जान चली गई है, जिसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं। और गौतम बुद्ध नगर में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार जो आंकड़ा दे रही है, वो दे रही है कि 5 लोग मरे हैं, 6 लोग मरे हैं, जबकि मेरे जिले में ही रोजाना लगभग 500-600 लोगों की मृत्यु हो रही है। हर गांव का आंकड़ा हमारे पास है, कहीं 20 लोग मरे हैं, कहीं 25 लोग मरे हैं, कहीं 10 लोग मरे हैं। तो इन आंकड़ों को छुपा करके न सिर्फ इस देश के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है, बल्कि कितना विभत्स नजारा है इस बीमारी के कारण, और सरकार की जो कारगुजारियां हैं, सरकार की जो बद इंतजामी है, उसके कारण इसको छिपा करके सरकार यदि चैन की सांस लेना चाहती है, दम भरना चाहती है, सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेना चाहती है, तो ये नाकाफी है। तत्काल सरकार को विपक्षी दलों के नेताओं की, शीर्ष नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, और फिर सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की बस का नहीं है वो इस लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचा सकें, इस लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ सकें, वो पूरी तरीके से नाकाम रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी स्थिति हाथ से निकलती जा रही है, जिस पर भी मोदी जी का कोई भी कुछ भी कहना नहीं है, और ना ही वो किसी से बात कर रहे हैं। कम से कम हमारा मानना तो यही है कि अगर वो थोड़ा विचार विमर्श करे तो स्थिति सुधर सकती है। तीसरी लहर जो कि आप दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली की बात करूं सर, हालात कैसे, क्योंकि चौथी लहर चल रही है वहां पे। देखिए, दिल्ली के हालात बहुत भयावह हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ये तो भगवान ने एक फरिश्ता भेजा है राहुल गांधी जी के दूत के रूप में, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया है। रात में 2-3 घंटा वो सोते हैं, और दिल्ली में रह करके न सिर्फ वो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा रहे हैं, बल्कि रेमडेसिविर की बात हो, चाहे प्लाज्मा की बात हो, चाहे अस्पताल में बेड दिलवाने की बात हो, चाहे लोगों को भोजन भिजवाने की बात हो, चाहे कल ही उन्होंने एक 3 साल के बच्चे को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया है, जो पिछले लगभग 2 साल से ऑक्सीजन सपोर्ट पर है बच्चा, उसको कई सारी बीमारियां हैं। तो तमाम तरीके से भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में मेरे जैसे कार्यकर्ता अलग अलग प्रदेशों में बैठ करके लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और ये राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट, देश के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उतना काम मिलकर के नहीं किया है जितना भारतीय युवा कांग्रेस ने, और भारतीय युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी, आप उनका ट्विटर हैंडल यदि निकाल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में हजारों, 10 हजार उनको रिक्वेस्ट आती है, और वो कोशिश करते हैं अपनी टीम के माध्यम से, और खुद सीधा वो फोन कॉल अटेंड करते हैं, कोशिश करते हैं जितने ज्यादा लोगों की मदद हो जाए उनकी मदद करने की। दिल्ली में हालात अच्छे नहीं है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मदद कर सके, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, हमारे पास उतनी सरकारी मशीनरी नहीं है, हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों लोगों की जान भारतीय युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बचाने का काम किया है। दिल्ली में हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। जी सर, इस तराही को देखने के बाद क्या लगता है कि जनता एक बार फिर से भरोसा करेगी केंद्र सरकार पर? बिल्कुल नहीं करेगी। जनता भरोसा आखिर क्यों करे? जनता भरोसा करेगी यदि आप जनता को रोजगार देने का काम करेंगे। जनता भरोसा करेगी यदि लोगों को जो मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको आप देने का काम करेंगे। जनता भरोसा करेगी यदि महंगाई पर आप लगाम लगाने का काम करेंगे। जनता भरोसा करेगी यदि आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करेंगे। जनता भरोसा करेगी यदि अपने वादों पर आप खरा उतरने का काम करेंगे। यदि इनमें से कोई भी पैरामीटर पर आप खरा नहीं उतर रहे हैं, आप हर चीज में
झूठे साबित हो रहे हैं, तो जनता आपके ऊपर क्यों भरोसा करेगी? जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाली है। जनता इन लोगों को समय आने दीजिए, जनता इनके लिए तैयार बैठी है, जनता इनको आईना दिखाएगी और इनको जनता, जहां तक चुनावी मैदान की बात है, तो जनता चुनाव में इनको दौड़ा करके दम लेगी। चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। 7 साल में इन लोगों ने भारत की आम जनता को नाको चन्ने चबाने का काम किया है। आप देखिएगा कि जब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे तो डीजल और पेट्रोल के दाम पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन अब पिछले 3 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए आप जा रहे हो। तो आप क्या बताना चाहते हो इस देश की जनता को कि इस देश की जनता मूर्ख है? इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, इस देश की जनता भरोसा करना जानती है। इस देश की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। और जो भी इस देश की जनता के भरोसे को तोड़ता है, इस देश की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। जी जी, तो सर क्या कह सकते हो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी? जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल का चुनाव इस देश के इतिहास में दर्ज हुआ है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को कोरोना के मुंह में धकेला है। जब उत्तर भारत में इतनी जबरदस्त कोरोना की लहर चल रही है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, सरकारी बदहाली व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, ऐसे में आप बंगाल में चुनाव करा रहे हैं, जबकि वहां की जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री निर्वाचित हुई हैं, इतना बड़ा बहुमत उनको मिला है। 5 चरण के चुनाव के बाद उन्होंने खुद ये कहा था, खुद निवेदन किया था भारत सरकार से और चुनाव आयोग से कि बाकी चरणों के चुनाव को आप सिर्फ एक चरण में करा लीजिए, क्योंकि कोरोना का विकराल रूप है और देश के लोगों की, बंगाल के लोगों की जनता, बंगाल के लोगों की जान हम लोगों को बचानी चाहिए। कोरोना की महामारी चल रही है, हमें चुनाव एक चरण में करा लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी का जो एरोगेंस है वो आड़े आ रहा था। चुनाव आयोग उनके हाथ की कठपुतली बना हुआ था। और आप देखिए कितने केसेस वहां पर आ रहे हैं। तो मात्र 77 सीटें प्राप्त करने के लिए 200 पार का नारा देकर के आपने बंगाल की भोली भाली जनता को इस बीमारी में जानबूझ करके धकेलने का जो प्रयास किया है, तो ये इतिहास में दर्ज हो गया है। और जो आपकी पूरी कैबिनेट, जब देश के गृह मंत्री को दिल्ली में बैठ करके कोरोना के हालातों पर कैसे हम लोग लड़े, इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री को कोरोना से कैसे लड़े, इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, इंतजामात करने चाहिए। तो उस समय पूरी देश की केंद्रीय कैबिनेट, पेट्रोलियम मंत्री से लेकर के, गृह मंत्री से लेकर के, ऊर्जा मंत्री से लेकर के सभी लोग वहां पर चुनाव जिताने में लगे हुए थे, वहां का माहौल खराब करने में लगे हुए थे। और नतीजा आपने देखा, नतीजा क्या रहा। तो इस देश की जनता, बंगाल की जनता और इतिहास भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कभी माफ करने वाला नहीं। जी जी बिल्कुल। सर आज का एक आखिरी सवाल भी जानना चाहूंगी, बीजेपी को तो मुंह की खानी पड़ी, लेकिन सर फिर कांग्रेस कहाँ लुप्त हो गई थी कि कांग्रेस दिखाई नहीं दी पश्चिम बंगाल में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिलदारी के साथ, बहुत दमदारी के साथ वहां चुनाव लड़ा। जरूर हम लोगों से प्रत्याशी चयन से लेकर के और हमारे कैंपेन को लेकर के कुछ खामियां रही होंगी, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा क्योंकि राहुल गांधी जी ने मानवीय आधार पर और बंगाल की जनता के हितों का ख्याल रखते हुए नैतिकता के आधार पर स्वयं न सिर्फ वहां के चुनाव प्रचार से अपने आप को अलग किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों से भी उन्होंने ये अपील की थी कि चूंकि कोरोना काल है, ज्यादा से ज्यादा कोरोना जितनी भीड़ इकट्ठी होगी, कोरोना उतना ज्यादा ये फैलने की संभावना है और वो फैला भी वहां पर है। तो उन्होंने बहुत शुरुआती चरण में ही अपने आप को वहां के चुनाव प्रचार से अलग रखा और कहीं ना कहीं वहां विधायक जितवाने से ज्यादा राहुल गांधी जी ने मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखा, बंगाल की जो जनता है उनकी जान का ख्याल रखा, तो अपने आप को चुनाव प्रचार से उन्होंने अलग रखा। तो इसका भी एक फर्क हम लोगों को पड़ा। यदि राहुल गांधी जी वहां चुनाव प्रचार करते, कुछ रैलियां होती, तो हम लोगों को वहां पर कुछ सीटें मिलने की संभावना थी। लेकिन चूंकि कोरोना का समय था, राहुल गांधी वहां
नैतिकता के आधार पर वहां के चुनाव प्रचार से राहुल जी ने अपने आप को अलग किया। इसका एक असर तो पड़ा ही, बाकी दूसरी और कई वजह हो सकती हैं जिस पर पार्टी का जो पार्टी फोरम है शीर्ष स्तर पर उस पर चर्चा होगी और वहां पर पुनः किस तरीके से पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाए, किस तरीके से वहां के कार्यकर्ताओं में जोश बनाए रखा जाए, इस पर चर्चा होगी और उचित फैसले वहां लिए जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने अपना कीमती समय दिया और देश दुनिया से भी अवगत करवाया कि कैसे क्या चल रहा है देश में। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।